ठीक है, तो जलियांवाला बाग और इसके अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ भारतीयों की हत्या कर दी गई। उन भारतीयों में काफी छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे, बूढ़े भी थे। एक्चुअल में एक गेट है और उस गेट से निकलने की जगह भी नहीं है, वहीं पे पूरी आर्मी घुस जाती है और आर्मी घुस के उनकी हत्या कर देती है। अब जलियांवाला बाग को अगर आप आज के समय में जाके देखोगे, तो आज के समय में जब बाग को देखोगे तो एक कुआं बना हुआ है बीच के अंदर, ठीक है, और उसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है। और एक पीछे था जिसको चोर गेट कभी कभी कहते हैं, छोटा वाला गेट होता है, कहीं कहीं घुस के भाग भाग जाते हैं, स्कूल में भी होते हैं या कुछ ऐसे। एक गेट वैसा था जरूर, लेकिन उसमें एक भारतीय ने ही गद्दारी करके उस गेट को जबरदस्ती बंद करवा दिया था, ठीक है। तो अब इनके पास एक ही रास्ता था, भाग के सीधे इधर से निकले तो गोलियां चल रही हैं इधर से, तो कहां से भागे, दीवारों पे चढ़ना शुरू कर दिया लोगों ने। दीवारों पे जब चढ़ते तो इतनी ऊंची दीवारें थी कि उससे नीचे गिरते थे, मर जाते थे, ठीक है। उनके हाथों के पंजों से जो खून निकल रहा था उसके निशान आज भी उन दीवारों के ऊपर है, क्योंकि उसको याद के तौर पे रखा हुआ है। कुछ भारतीय डर की वजह से, बच्चे बूढ़े औरतें सबके सब कुएं में कूद गए। कुआं था वहां पे, ठीक है, उस कुएं में कूद गए। कुएं में कूदने से मर गए कई सारे लोग, और जो बचाए उनके ऊपर गोलियां अंधाधुंध चली थी तो मर गए। तो मतलब बड़ी नृशंस हत्या थी ये, जिसकी वजह से भारतीयों की ये हालत हुई थी। इसी के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनका नाम पूछ रहा था मैं बार बार, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये दो व्यक्ति थे। इन दोनों ने यहाँ पर जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन किया था। इन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए पूरी भीड़ यहाँ पर 13 अप्रैल के मेले के अंदर इकट्ठी हुई थी। तो इन दोनों को छुड़ाने की कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन उसकी वजह से हो क्या गया, जलियांवाला बाग जैसी घटना हो गई, ठीक है। जलियांवाला बाग जैसी घटना में कम से कम 1500 भारतीय मारे गए कांग्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा आंदोलन हमको देखने को नहीं मिलता जिसकी वजह से पूरी काया पलट गई हो। यहाँ पे सिर्फ एक असहयोग आंदोलन चलता है। असहयोग आंदोलन भी आगे चल के बंद कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, चौरी चौरा की वजह से। देखो, एक तरफ अगर मैं इसको थोड़ा कंपेयर करूं, विश्व इतिहास में अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत सुना होगा तो अमेरिका का एक रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति सिर्फ ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे भारत के अंदर, वो अमेरिका पे भी रूल करते थे, ठीक है, अमेरिका पे भी रूल करते थे वो लोग। जैसे भारत को उन्होंने गुलाम बनाया था, वैसे अमेरिका को भी गुलाम बनाया हुआ था। लेकिन उन्होंने वहां पर गलती से सिर्फ 5 अमेरिकन की हत्या कर दी, सिर्फ 5, और अमेरिका ने आज़ादी ले ली। इतनी बुरी तरीके से मारा अंग्रेजों को वहां पर और मार के भगा दिया, ठीक है, सिर्फ 5। हमारे यहाँ 1500 लोगों की हत्याएं हो गई थी। उसके बाद में भी हम लोग को आज़ादी मिलते मिलते कितना टाइम लग गया, 1947, ठीक है, अप्रोक्स 30 ईयर्स हम लोग को वेट करना पड़ा फिर आज़ादी के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है। इस गैप के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, अब ये होना क्या गलत है, कि आज़ादी हमको पहले मिल जानी चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं, है ना। इसको देखने के बाद में अगर यहाँ से कंपेयर करें, लेकिन नहीं, भारत की आज़ादी जो है एक भारत के कानून या संविधान के बनाने के प्रोसेस में बहुत काम आई 1947 में। अगर 1947 में यहीं कहीं हमको मिल गई होती आज़ादी, तो शायद जो संविधान आज के समय में हमारा है, ऐसा संविधान होता ही नहीं। अम्बेडकर जी ना होते तो संविधान की गाथा पूरी की पूरी लिखने वाला कोई नहीं होता, है ना। उस तरीके के क्रांतिकारी जो आगे सुभाष चंद्र बोस या फिर हम लोग देखें जवाहरलाल नेहरू का बढ़ता कद आगे चल के जैसा आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे आए, भारतीयों का एकीकरण की जैसे बात हुई, तो ये सब चीज़ें शायद देखने को नहीं मिलती। तो हर किसी की आज़ादी के लिए देखा जाए, अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका अपने आप में पहले से इतना था, यूनाइटेड था, लीडर्स थे उसके पास जो उसको फ्री करा के उस पर रूल कर सकते थे। अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। गांधी जी भी अभी नए नए आए हैं, 3 साल हुआ है आए हुए, मुश्किल से 3-4 साल, और इस आंदोलन को यहाँ पे चला रहे हैं। गांधी जी भी इतने पॉपुलर नहीं हो गए अभी कि अगर कि इंडिया आज़ाद भी हो जाए तो भारत की कमांड सीधे सीधे गांधी जी के हाथों में दे दी जाए, ऐसा भी नहीं। तो कोई बड़ा लीडर नहीं दिख रहा इस समय। गांधी जी बस उभरते हुए लीडर दिखते हैं, ऐसा नहीं दिखता कि गांधी जी लीडर बन ही गए, ऐसा नहीं दिखता। तो ये चीजें थी, इस वजह से हमको इतना टाइम लग गया आज़ादी लेते हुए। फिलहाल जलियांवाला बाग की वजह से भीड़ तो पहले ही गुस्सा थी। गांधी जी ने यहाँ पे कांग्रेस का एक सेशन बताया था, 1920 में मैंने हुआ था नागपुर सेशन, ठीक है, जब मैं कांग्रेस के सेशन बता रहा था, वहां पे खिलाफत आंदोलन को अनाउंस किया गया, ठीक है, वहां पे असहयोग आंदोलन को अनाउंस किया गया, खिलाफत को असहयोग के साथ में चला दिया गया, और ये दोनों मिलकर आंदोलन भारत के अंदर चलते रहे, ठीक है। कब तक चले, 1922 तक, जब चौरी चौरा हत्या की गई।
चौरी चौरा आगे आएगा, अभी इनके काल के बाद में है चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन चलाया गया यहाँ पे। असहयोग खिलाफत आंदोलन का सीधा मतलब यही था, अंग्रेजों को कोई भी सहयोग नहीं देना। सहयोग का मतलब हम उनको आर्थिक रूप से मदद कर देते हैं, हम टैक्स दे देते हैं, हम उनका प्रोडक्ट खरीद के अपने यहाँ बेचते हैं, या हम उनके प्रोडक्ट से ही उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी किसी भी चीज़ में उनकी सहयोग या मदद ना की जाए, जिससे धीरे धीरे उनकी कमर टूट जाएगी, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, वो खुद भारत को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। और किसी भी तरीके का वो अगर हमारे ऊपर कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, हम उस ऑर्डर को मानेंगे ही नहीं। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से भी हम उनकी कोई बात ना माने, तो इसको क्या बोला जाएगा? असहयोग आंदोलन। ठीक है। खिलाफत आंदोलन जाना गया इस वजह से, खिलाफत आंदोलन मुस्लिम्स ने शुरू किया था, भारत के मुस्लिम लोगों ने। और इनका मतलब ये था कि तुर्की जो है एक देश जहाँ पे क्या है, ऑटोमन एम्पायर खत्म हो रहा था। ऑटोमन एम्पायर एक है, उस्मानिया सल्तनत के नाम से जिसको जाना जाता है, वो खत्म हो रहा था। एक खलीफा होते थे पूरी दुनिया में, इस्लाम का एक खलीफा होता था। अगर वो कोई बात कह देता तो इस्लाम के सारे लोग उसको फॉलो करते थे। इस्लाम या मुस्लिम धर्म के जितने भी अनुयायी होते थे सब उसको फॉलो करते थे। अब वो इस्लाम के खलीफा की पोस्ट को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ जो है वर्साई हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरेस हुई, इन सब की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो उसकी पोस्ट को वहाँ पर जो भी खिलाफत थी उसको ख़त्म किया जा रहा था, खलीफा की पोस्ट को। ठीक। आज के समय में जैसे आप देखते हो ना, पोप होते हैं, या बुद्धिज़्म के अंदर आप देखते हो, आपने देखा दलाई लामा का नाम सुना होगा। दलाई लामा अगर बोल दे तो क्या पूरी कम्युनिटी उस बात को मानती है? सब मानते हैं उस चीज़ को पूरा का पूरा। तो ऐसा ही एक लीडर इस्लाम में भी होते थे। अगर वो एक ऑर्डर कह देते थे ये होगा, तो पूरी दुनिया उसको माना करती थी, जितने भी मुस्लिम लोग हुआ करते थे। इनकी पोस्ट को यहाँ खत्म किया जा रहा था। इस वजह से भारत में खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों ने किसके अगेंस्ट में शुरू किया था? ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अगेंस्ट में, क्योंकि अंग्रेज ही इस पोस्ट को वहां पे खत्म कर रहे थे। ठीक है। ये बात और क्लियर तरीके से समझ तब आएगी आपको जब आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रथम विश्व युद्ध तब। तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने इसका फायदा उठाया। गांधी जी बोले ये तो मुस्लिम्स का आंदोलन चल रहा है, अगर हम इसी आंदोलन में असहयोग को भी मिला दें तो पूरी भारत की जनता एक हो जाएगी। जो यूनिटी हिंदू मुस्लिम की है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो गांधी जी ने अपील करी कि खिलाफत असहयोग को एक साथ मिला दिया जाए। तो खिलाफत असहयोग को साथ मिला दिया गया, और ये एक बड़ा आंदोलन बन गया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग मिलकर आंदोलन कर रहे थे। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। सक्सेसफुल आंदोलन था, बहुत अच्छा आंदोलन जा रहा था। कई सारे लोग तो इस उम्मीद में भी थे कि आज़ादी अब हमको मिल ही जाएगी। ठीक है। तो 1922 के अंदर एक घटना हो गई चौरी चौरा, जिसकी वजह से आज़ादी नहीं मिल पाई। क्लियर है? देखिए अब होम रूल के अंदर जो मैं बता रहा था आपको, होम रूल लीग का मतलब बेसिकली 15 से शुरू हुआ, 16 तक चला। ये है एनी बेसेंट और ये है बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने ही इस आंदोलन को पूरे भारत के अंदर सक्रिय रूप से चलाया था। पृष्ठभूमि वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेंस का टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली ये जो शुरुआत हुई इसकी, ठीक है, तो शुरुआत की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको रखा गया, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। एनी बेसेंट ने इसको सितंबर 1916 में शुरू किया था। ठीक है। कहाँ से? होम रूल लीग को कहाँ से? मद्रास से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है। लेकिन इनसे पहले अप्रैल में ही तिलक इसको शुरू कर चुके थे। कहाँ? बेलगाम में। ठीक है। तो बेलगाम के अंदर यहाँ पर ये पहले शुरू कर चुके थे। तिलक ने वेट नहीं करा। एनी बेसेंट वेट कर रही थी कि कांग्रेस पहले आधिकारिक रूप से जो है ये क्लियर कर दे कि भाई हमें आंदोलन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तिलक बोले मैं कांग्रेस का वेट नहीं करूंगा, मैं अपना आंदोलन शुरू करूंगा। तो इन्होंने शुरू कर दिया। तिलक ने यहाँ पे जब हामी भर दी कांग्रेस ने, उसके बाद जाकर 1916 में सितंबर में शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा। अब इसके जो है बेसिकली सेंटर क्या क्या है, सेंटर में देखिएगा तिलक की लीग जो थी महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर, ठीक है, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में काम करती थी। ठीक है। कहाँ कहाँ पर काम कर रही है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत। बस इसको याद कर लो। आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर या फिर मद्रास के अंदर या फिर अगर आप कहो कि ये पूरा का पूरा कर्नाटक, बरार, साउथ के अंदर इस आंदोलन को कौन कौन चला रहा है। एक तरफ तिलक है, एक तरफ एनी बेसेंट है, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो आप याद कर लो महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर, ठीक है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बरार में और मध्य प्रांतों में इन सब जगह कौन चला रहे हैं? तिलक चला रहे हैं। और बाकी सब जगह कौन चला रहा है? एनी बेसेंट चला रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में भी ज्यादा संख्या किसके पास थी? तिलक के पास में। ज्यादा लोग किसके पास में थे? तिलक के पास में। ज्यादा मेंबर इसी में बने थे। ठीक है। तो बेसिकली क्या मतलब था? स्वशासन की बात करी थी मैंने, स्वराज। ठीक है। उसी की बात हो रही है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे ये लोग लेना चाहते थे। ठीक है।
ये खत्म कैसे हो गया आंदोलन, ये भी देख लो। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, एक लीडर गिरफ्तार हो गई, तो एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए तमाम आंदोलन को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो हमारे तिलक थे, उन्होंने क्या करा, उनके ऊपर एक आरोप लगाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों में एक अधिकारी था जिसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। क्या नाम था? वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बोल दिया। क्या बोला? अशांति का जनक। बोले भारत में अभी तक जितनी अशांति फैली है सबके लिए जिम्मेदार कौन है? तिलक है, क्योंकि तिलक जब से आंदोलन के अंदर आए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवाल होता रहता है। ऐसा किसने बोला? ब्रिटिशर्स ने बोला। ब्रिटिश अधिकारी क्या नाम बताया मैंने उसको? वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन डे के नाम से याद कर लो कम से कम, ठीक है, याद तो करो। ठीक, वैलेंटाइन शिरोल नाम था। तो वैलेंटाइन शिरोल ने ये जब बोला तो बोलने के बाद में बाल गंगाधर तिलक को ये बात इतनी आहत हुई कि वो मानहानि का मुकदमा लेकर इंग्लैंड चले। बोले मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं और मैं इस आरोप के अगेंस्ट में अपना मुकदमा लड़ना चाहता हूँ। अब ये इंग्लैंड पहुंच गए वो मुकदमा लड़ने। इंग्लैंड पहुंचोगे तो भारत में आंदोलन कौन चलाएगा? खत्म हो जाएगा आंदोलन। तो वो इस बात को इतना अपने दिल पे ले गया, उन्हें इतना बुरा लगा कि वो मुकदमा लड़ने कहाँ पहुंच गया? इंग्लैंड पहुंच गया। इस वजह से क्या हुआ, उनका भी आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो गया। और सबसे बुरी बात यह है कि वो मुकदमा हार भी गए। ठीक है, तो ये बेसिकली यही था होम रूल लीग के बारे में। अगस्त डिक्लेरेशन ये है, बेसिकली ये आई थी कि आगे चल के सरकार क्या क्या करने वाली है, इस तरीके की चीजें। चंपारण देख लीजिए, इसी समय में है। चंपारण को बोला जाता है तिनकठिया सिस्टम। ठीक है, तिनकठिया सिस्टम। ये फार्मर्स दिख रहे हैं आपको खेती करते हुए, इसके अंदर ये नील की खेती कर रहे हैं। किसकी? नील की खेती। नील बोलते हैं अंग्रेजी में इंडिगो को। ठीक है, इंडिगो या नील बोला जाता है इसको। इसका कार्य क्या होता है? कपड़े को कलर करना। क्या होता है? कपड़ा जो होता है उसको कलर करना होता है बेसिकली। ठीक है, तो वो पहले तो आज के समय में हम लोग उजाला या आला वाला ऐड देख लेते हैं, लेकिन पहले ये नील का ऐड चला करता था। ठीक है, कुछ समय पहले तक वही कपड़े को भिगोया जाता था, इसे करके दिखाया जाता था, वो नील से कपड़ा रंग के आ जाया करता था, ये होता था। और कपड़े नील से रंगे हुए डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। कहाँ पे? यूरोप में कलर्ड कपड़ों की बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ तो खादी वाले लोग थे, खादी पसंद करने वाले लोग थे, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को बहुत पसंद करती थी। लेकिन यूरोप में तो चल रहा है वर्ल्ड वॉर, 1917 चल रहा है ना। यहाँ पे क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर तो 1914 से 1918 तक चला है, और ये कब हो रहा है? 17 में। तो इस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर में यूरोप की जो भी इंडस्ट्री थी वो हो गई बंद। वर्ल्ड वॉर के दौरान थोड़ी कुछ चलेगा, बंद हो गई इंडस्ट्रीज वहां की। जैसे आज के समय में यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख लो, तो यूक्रेन की कितनी सारी फैक्ट्री बंद हो गई, रशिया की कितनी फैक्ट्री बंद हो गई। जब ये युद्ध हुआ तब तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, तो कितनी फैक्ट्री खराब हुई होंगी। तो वहां की फैक्ट्री जब बंद हो गई तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। अंग्रेज बोले लोगों की डिमांड थोड़ी कम हुई है, जनता तो चाहती है कपड़े पहनना, तो नील की खेती कहाँ करवाओ? भारत के अंदर कराओ। और भारत में चंपारण उनको सबसे अच्छी जगह लगी। चंपारण बिहार के अंदर पड़ता है और ये उपजाऊ जमीन कहलाती है यहाँ की। बोले यहाँ की सबसे अच्छी जगह है। बोले 3 कठिया सिस्टम करते हैं, सीधा सीधा 3/20 बोलते हैं इसको, 3/20 बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम। मतलब आपकी लैंड जो है उसमें से 3/20 भाग पे आपको नील की खेती करनी ही करनी है, ये कंपलसरी कर दिया। ठीक है, करनी ही 100% आपको करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है चंपारण के हर एक व्यक्ति के लिए। अभी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून था कि नील की खेती, ये नील का फायदा उठा के यूरोप में ज़्यादा दामों में बेचा करते थे और ज़्यादा दामों में बेच के उससे प्रॉफिट उठाते। हालांकि किसानों को भी थोड़ा बहुत मुनाफा होता था इससे, जो भी चीज़ें होती थी, लेकिन फिर भी किसान इसके अपोज में इसलिए थे क्योंकि इस 3/20 भाग में जितनी भी खेती होगी ये जमीन हो जाएगी 2 से लेकर 3 साल के अंदर बंजर हो जाएगी, बंजर जमीन खराब। मतलब अगर आप नील की खेती इसके ऊपर करेंगे तो ये जमीन हो जाएगी खराब। ये खराब हो गई, इसके ऊपर कुछ नहीं उगा सकते आप, ना धान गेहूं कुछ नहीं, ये जमीन आपकी स्पॉइल हो गई। तो आगे का पार्ट बढ़ाओगे फिर आप, फिर 3/20 भाग क्योंकि कंपलसरी आप, फिर आप इस पे करोगे। ऐसे कर करके आपकी क्या पूरी जमीन नहीं चली गई, हो गई खराब। इसका प्रॉब्लम था, ये बड़ी प्रॉब्लम थी जिससे गांधी जी इस आंदोलन के अंदर आए। ठीक है, और गांधी जी ने इस आंदोलन को ऐतिहासिक आंदोलन बनाया जिसके थ्रू चंपारण के अंदर नील की खेती करना किसानों के लिए अब कंपलसरी नहीं है। चंपारण के बाद ये डिसाइड हो गया। ठीक है, तो चंपारण की जो है बेसिकली आंदोलन गांधी जी का सफल आंदोलन था। ठीक, 1917 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है, 22 मार्च 1918 को शुरू हुआ था। खेड़ा जो है बेसिकली ये इसको बोला जाता है, ये एक आंदोलन है जिसके अंदर
पूरी तरीके से मिल स्ट्राइक बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या बोला जाता है? मिल स्ट्राइक। खेड़ा मिल स्ट्राइक मतलब मिल के मजदूर थे जिन्होंने आंदोलन कर दिया था, ठीक है। उस अहमदाबाद के अंदर भी मिल स्ट्राइक वाला ही केस है। यहाँ पे और वहां पे देखो फर्क वाली क्या बात है, यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है कि खेड़ा के अंदर बेसिकली जो इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही थी, वो प्रॉब्लम थी, बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बेसिकली क्या प्रॉब्लम थी, इसको बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब बात ही ना मानो किसी भी तरीके से, एक तरीके का सविनय अवज्ञा बोला गया कि अंग्रेजों की बात मानने से मना कर दो, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह के अंदर जो भी फैमीन आई थी, अकाल पड़ा था, ठीक है, अकाल पड़ गया था उस समय काफी बुरी तरीके से। अकाल के दौरान जो मजदूर थे, उस मजदूरों की उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा था उस समय। बोले हमारे यहाँ अकाल आया, वो हम क्या करें, तुम्हें पैसा कैसे दें, किस तरीके से दें। जैसे कोविड आया अभी, ठीक है, उसी समय एक बीमारी आई हुई थी वहां पे भी, तो जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक अकाल पड़ गया, समस्याएं हो गई, लोगों को कई सारे पीड़ित हो गए उसमें। तो अभी कोविड के समय में भी सरकार ने एक पॉलिसी निकाली थी कि लोगों की तनख्वाह ना खत्म की जाए, तनख्वाह ना मारी जाए, लेकिन कई जगह हमने देखा प्राइवेट कंपनी में तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, खत्म कर दी गई थी प्रॉपर तरीके से तनख्वाह बनका। तो ऐसा ही कुछ उस समय हुआ था अहमदाबाद के अंदर। यहाँ पर क्या करा गया था, सॉरी खेड़ा के अंदर क्या करा गया था, यहाँ पर लोगों को तनख्वाह या मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, इसकी लोग डिमांड कर रहे थे। ये गांधी जी ने आके इन लोगों को दिला दी, ठीक है। गांधी जी बोले भाई तुम 50% 70% मत मांगो, तुम 30% मांगो, 30% मिल जाए वही बहुत है। तो गांधी जी ने जब इनको सजेशन दिया तो इन लोगों ने उतना ही मांगा और इनकी ये बात मान ली गई, ठीक है। इस सबको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब डिटेल में आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, डेट वेट मैच करने को आ जाएगी बस। अहमदाबाद में स्ट्राइक हुई फिर 1918 के अंदर, ठीक है। 1918 लास्ट में जब ये वाली हुई तो ये भारत वर्सेस भारत था, मतलब मिल के मालिक कौन थे, भारतीय थे, और मिल के मजदूर कौन थे, ये भी भारतीय थे। तो भारतीय ही लोग भारतीयों का शोषण कर रहे थे ऐसा समय, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या दे रहे थे, किसी भी तरीके का वेतन में वृद्धि नहीं कर रहे थे और वेतन काट काट के दिया जा रहा था। ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको एक्स्ट्रा वेजेस भी मिलने चाहिए, तो इसकी डिमांड में इन्होंने हड़ताल कर दी। गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी ने सॉर्ट आउट किया और 20% वेतन वृद्धि पे सहमत करा लिया। ये लोग कितनी मांग रहे थे, 50%। गांधी जी बोले तुम लोग 20% मांगो, क्योंकि दोनों तरफ भारतीय, गांधी को दोनों देखना है, तो यहाँ पे अंग्रेजों का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भारतीय भारतीय वाला सीन। तो गांधी जी ने 20% वृद्धि के साथ में इसको सॉर्ट आउट करा दिया। तो ये आंदोलन भी गांधी जी का एक सफल आंदोलन, 3 बैक टू बैक गांधी जी के सफल आंदोलन, जिसके बाद गांधी जी को एक उम्मीद मिली और एक कहीं ना कहीं आश्वासन मिला था कि अब वो एक बड़ा आंदोलन चला सकते हैं, जिसका नाम हम लोग कहते हैं क्या, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन उसी के बाद चला था बेसिकली, ठीक है। तो ये देखिए तमाम तरीके के आंदोलन है, रॉलेट एक्ट वगैरह बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग की भी घटना उसी के अंदर हम लोग ने डिस्कस कर ली। ये देखिए मेंस में बहुत काम आएंगे नोट्स, मैंने इसीलिए आपको दिए भी हैं प्रीलिम्स मेंस के लिए, इसको जाके पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अभी मैं सिर्फ आपको वो घटनाएं बता रहा हूँ जो घटनाएं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रीलिम्स में। चौरी चौरा घटना देख लीजिए, 4 फरवरी, ठीक है। डेट क्या है, 4 फरवरी। 4 फरवरी को चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 1922 के अंदर, ठीक है। 1922 में इसके अंदर एक पुलिस ने जो है भीड़ पर गोलियां चलाई। क्यों, क्योंकि स्थानीय पुलिस स्टेशन पर कई सारे लोगों ने क्या करा, इकट्ठे होकर अटैक कर दिया था, और जब अटैक हुआ जवाब में भीड़ ने थाने में आग लगा दी, ठीक है। आग लगाने के बाद में वहां पर कई सारे पुलिस कर्मी जो थे उनको इन्होंने पकड़ा और पकड़ के पीट पीट के मार दिया। ऐसा कम से कम 25 पुलिसकर्मी अप्रोक्स मार दिए गए थे इन लोगों की गुस्सा की वजह से। और ये सब कौन लोग हैं, असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी लोग, खिलाफत आंदोलन के, और गांधी जी यही आंदोलन चला रहे थे। तो गांधी जी बोले मेरे यहाँ हिंसा तो अलाउड नहीं है, तो मैं क्या बंद कर दूंगा, असहयोग आंदोलन बंद कर दूंगा। तो गांधी जी ने यहाँ से असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, जिसकी वजह से चौरी चौरा घटना की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉर्ड रीडिंग का समय आता है। लॉर्ड रीडिंग 21 से लेकर 26 तक है, ठीक है। और इनके समय में बेसिकली क्या क्या घटनाएं होती हैं, पहले तो रॉलेट एक्ट जो हम लोग बात कर रहे थे 1919 में आया था, उसको निरस्त किया गया, खत्म कर दिया गया। काला कानून था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग से लेकर तमाम घटनाएं हो गई, इसको सबसे पहले क्या करा इन्होंने, आगे खत्म कर दिया, ठीक है। मोपला विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ 1921 में, दूसरी घटना ये याद रखनी है। सीपीआई की स्थापना, ठीक है। सीपीआई क्या है, सीपीआई क्या है,
कौन सी पार्टी है? हाँ बताओ बताओ, कौन सी पार्टी? कोई पार्टी है, कोई तो पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी है? भारत में कौन कौन सी पार्टीज हैं कांग्रेस और भाजपा के अलावा? लेफ्ट, हाँ लेफ्ट विंग की कौन पार्टी हो सकती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बेसिकली यही है। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब साम्यवादी लोग जो थे उनका यहाँ से देखना। साम्यवादी का मतलब कार्ल मार्क्स की विचारधारा वाले लोग। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े थिंकर रहे हैं, जिनको आप अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है, यूपीएससी का बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कार्ल मार्क्स के अंदर में इनकी सोच के विचार के लोगों ने यहाँ पर क्या करा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शुरू किया था। ठीक है, चौरी चौरा हुई। चौरी चौरा की घटना के बाद कांग्रेस दो फड़ में डिवाइड हो गई थी, बताया था मैंने आपको। एक फड़ क्या बन गया वहां पे? स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923 के अंदर कौन बनाया था स्वराज पार्टी? एक मोतीलाल नेहरू और तुम नहीं बताया था उस दिन नाम? हाँ, चित्तरंजन दास, जिनको बोला जाता है सीआर दास बोला जाता है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी लखनऊ के अंदर ही है, लखनऊ के आउटर में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमारे क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोग थे। एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1924 में, क्या नाम था इसका? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको यहाँ पर शुरू किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। मिलेगा नहीं ये सब लिखा हुआ, नोट कर लेना चाहो तो। सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 के अंदर इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए के नाम से जाना जाता है उसको। इसी पार्टी ने क्या करा था? यहाँ पर काकोरी के अंदर जो ट्रेन निकल रही थी यहाँ से, इस ट्रेन के ऊपर धावा बोल दिया और जितना भी सामान यहाँ से मिला उस सबको लूट लिया। ठीक है, अंग्रेजों का सामान जा रहा था यहाँ से, तो इन्होंने क्या करा? लूट लिया। इसके अंदर बड़े बड़े नाम आए, जिन नामों के अंदर अशफाकुल्ला खां भी आया, सुखदेव भी आया, राजेंद्र लोहड़ी भी आया। ठीक है, या फिर आप कह सको चंद्रशेखर का भी नाम आया, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी आया। इन सब के नाम पॉपुलर काकोरी ट्रेन डकैती में आए थे। ठीक है, लेकिन बाद में वर्डिक्ट कुछ लोगों पे प्रूव हुए, कुछ लोगों पे नहीं हुए, कोई भाग गए, किसी को सजा मिल गई, ऐसा हुआ। ठीक है, यहाँ पे आरएसएस की स्थापना हुई। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम बोलते हैं, कब हुई थी स्थापना? 1925 के अंदर हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915। वेरी गुड, कल ही बताया था मैंने, 1915। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई 1926 में। स्वामी श्रद्धानंद मजदूरों का ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, मजदूरों का संगठन चलाते थे, तो उस समय में इनकी हत्या कर दी गई। ये बड़ी हत्या थी भारत के अंदर जो हत्या कर। असहयोग आंदोलन का दमन कर दिया गया था इसी समय, क्योंकि जब गांधी जी ने ही वापस ले लिया तो फिर अंग्रेज भी इसको दबाने में पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरीके से इसको दबा दिया गया। ठीक है, अब इसके अंदर डिटेल दी गई है स्वराज पार्टी से लेकर तमाम समूहों की, वो डिटेल के अंदर आपको नहीं जाना। ठीक है, लॉर्ड इरविन पे आइए। 26 से लेकर 31 तक का समय काल है। 26 से 31 में 27 में साइमन कमीशन आया। ठीक है, साइमन कमीशन, जिसको नारा देते हुए गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, ऐसे नारे लगे थे। ठीक है, इस समय में गो बैक साइमन कहते हुए यहाँ पर पंजाब के जो शेर कहे जाते हैं, कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? पंजाब का शेर बोला जाता है। और पंजाब के शेर लाला लाजपत राय के ऊपर इसी आंदोलन के विरोध में यहाँ पर जब आंदोलन कर रहे थे तो इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज की वजह से इनको घायल हुए और काफ़ी चोटिल हुए, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसी के बाद में भगत सिंह एक्टिव होते हैं, क्योंकि भगत सिंह इनको अपना गुरु मानते थे, हर एक तरीके से इन्हीं को फॉलो करते थे। जब इनकी हत्या हो जाती तब भगत सिंह की हमें देखने को मिला कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट को हिलाने की कोशिश करी, जो भी करा। ठीक है, बटलर कमीशन 1927 आया। बटलर कमीशन बेसिकली उन राज्यों के लिए आया था जो राज्य ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत नहीं आते थे। मतलब कौन से राज्य होंगे? प्रिंसली स्टेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रिंसली स्टेट होंगे वो सारे, मैंने बताया था ना, भारत दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक 75% और एक 25%। ये 25% अंग्रेजों के अंडर में थोड़ी है, ये 25% को कौन लोग हैं यहाँ पे? प्रिंसली लोग हैं। प्रिंसली मतलब जो बताया था, नवाब होते थे, निजाम होते थे, महाराजा होते थे, वो सारे के सारे लोग थे। इनके लिए ये आया था और बोले आप और हम मिला के कानून को अच्छा तरीके से बना सकते हैं, आप हमें सहयोग करिए, हम आपको सहयोग करें। तो इनके सहयोग को लेकर ये इस तरीके के कानून को लाए थे, बटलर कमीशन। नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। ये क्या? भारत के संविधान को बनाने की बात करती है। क्या करती है? भारत के संविधान। इसको लाया कौन था? मोतीलाल नेहरू। इसके एक सदस्य कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नाम याद रखिएगा कि नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट के एक सदस्य कौन थे? सुभाष चंद्र बोस भी थे। इसी के अगेंस्ट में जिन्होंने अपने 14 बिंदु रखे, जिन्होंने बोला कि नहीं, नेहरू रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे ऐसे हमारे
पॉइंट होना चाहिए। 14 बिंदु रखे थे, कुछ अपने मुस्लिमों की डिमांड रखी थी। कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर सेशन बताया था, कांग्रेस के सेशन में 1929 में हुआ था, आजादी का उन्होंने 26 जनवरी से लागू कर दिया था, ये सब बताया था हमने कांग्रेस के सेशन के अंदर। तो वहां पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 1930 के अंदर से हम लोग उसको आजादी के फॉर्म में मनाना शुरू कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां से शुरू होता है, गांधी जी का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन। पहला असहयोग है, दूसरा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब शुरू होता है, 1930 में। इससे अंग्रेज इतना डर जाते हैं क्योंकि ये दांडी यात्रा के बाद शुरू होता है। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने क्या करी थी, नमक सत्याग्रह बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह। बेसिकली नमक आंदोलन, अंग्रेजों ने नमक कानून अपने हाथों में लेकर रखा था। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार भी नहीं था, तो भारतीयों को अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी दांडी से निकले और दांडी यात्रा करी थी इन्होंने बेसिकली। ठीक है, और दांडी यात्रा के अंदर जाकर क्या करा था, नमक के कानून को तोड़ा, नमक उठाया और बोले आज से सारे भारतीय नमक बनाओ, कोई नहीं रोकेगा हमें। ठीक है, तो इस चीज को लेकर नमक सत्याग्रह हुआ, जिसने आगे चलकर किसका मूवमेंट ले लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहीं से गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि आज से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इससे अंग्रेज इतना डर गए कि 3 गोलमेज सम्मेलन करवाने पड़ गए उन्हें। कितने, 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए, लंदन के अंदर, 1930, 1931 और 1932। इन्होंने सबसे पहले इनवाइट किया कांग्रेस को 30 के अंदर कि आ जाओ। ठीक है, कोई नहीं गया, अम्बेडकर गए थे। ठीक है, अम्बेडकर तीनों में गए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया, बोले हमें तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी, हमारा सीधा मकसद पूर्ण स्वराज है, हमें यही चाहिए, बात करनी नहीं हमें। ठीक है, दूसरा वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया लंदन के अंदर। ये बात की अपील लगातार उठ रही थी कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, गांधी को बुलाओ लंदन, अगर गांधी नहीं आया तो हमारा ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना बेकार है। ठीक है, तो क्या हुआ, गांधी इरविन संधि हुई। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, यहाँ पे लॉर्ड इरविन गवर्नर था। ठीक है, देख रहे हो, इरविन आया और गांधी जी के पास, बोले आपकी क्या क्या डिमांड है। गांधी जी बोले नमक का कानून हमें तो, बोले दे दिया। ठीक है, तो गांधी जी से बोले कि आप हमारे साथ में चलो लंदन, आपको गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। गांधी जी ने जो डिमांड की इसने मान ली इस समय, बोले हम मानने को तैयार हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ गोलमेज सम्मेलन में चलो। तो गांधी जी कहाँ गए, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में गए। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचे और उन्होंने अपनी डिमांड रखी, तो उनकी डिमांडों को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया, उनकी डिमांड ही नहीं मानी गई। तो गांधी जी इस बात से नाराज हुए, वापस आए और 1932 के अंदर से उन्होंने क्या करा, द्वितीय सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, और इसकी लहर इतनी हुई कि गांधी जी को अरेस्ट करके जेल में डालना पड़ गया, तब जाके ये आंदोलन थोड़ा बहुत डाउन हो पाया। ठीक है, 1932 में एक और गोलमेज सम्मेलन हुई, फिर से बुलाया गया, लेकिन गांधी जी नहीं गए, ना कांग्रेस गई, और तीसरे वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस खत्म हो गई। ठीक है, तो ये लॉर्ड इरविन का काल है, जिसके अंदर तमाम, ये देखिए ये है, साइमन गो बैक को लेकर लगातार यहाँ पे विरोध होते थे। ठीक है, इस तरीके से लोग आंदोलन किया करते थे वहां पर। सब इसके अंदर डिटेल में मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोग को कहीं कुछ पढ़ना हो, कहीं किसी भी चीज़ में डाउट हो, तो पहले तो वीडियो देखिएगा जाके पॉज कर करके ध्यान से कि सर क्या क्या चीज़ें बताए थे। अगर फिर भी डाउट लगे तो नोट्स उठाना और नोट्स में सारी चीज़ें देख लेना, सब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, डिटेल में लिखी हुई है। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इनके समय में हुआ था, वेलिंगटन आ चुके थे उस समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड वाला जो मैंने अभी पीछे बताया, इनके समय में हुआ। मैकडोनल्ड का कम्युनल अवार्ड आ गया इस समय, कम्युनल अवार्ड बोला जाता है मैकडोनल्ड का। ये क्या है, बेसिकली ये आया था जो शेड्यूल कास्ट है हमारे यहाँ। ठीक है, शेड्यूल कास्ट को बोला गया कि पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। पृथक निर्वाचन मतलब एक तरफ तो मुस्लिम को दिया जा रहा था, अभी तक सिख को दिया जा रहा था, क्रिश्चियन को दिया जा रहा था, यूरोपियंस वगैरह को। अब क्या बोले, अब एससी को भी देंगे। मतलब पहले इन्होंने बंटवारा कर दिया हिंदू मुस्लिम का, हिंदू सिख का, हिंदू क्रिश्चियन का। अब ये बंटवारा क्या करना चाह रहे हैं, हिंदुओं में ही आपस में बंटवारा करना चाह रहे हैं। कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के साथ तो बहुत गलत होता है, ऊपर की जाति के लोग उनके साथ बहुत गलत करते हैं, तो इन दोनों को आपस में बांट के एक दूसरे से लड़ाने की सोच रहे थे। तो ये 1932 के अंदर हुआ। ठीक है, इसको लेकर लगातार, वैसे इसकी डिमांड लगातार अंबेडकर जी कर रहे थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने ही जाके इसकी डिमांड करी थी कि शेड्यूल कास्ट के साथ में भारत में अच्छा नहीं होता है, उनको अलग निर्वाचन दिया जाए। तो ये डिमांड कर रहे थे। उनकी इस डिमांड के ऊपर यहाँ पर मैकडोनल्ड अवार्ड आया। ठीक है, अब इस जब ये जैसे अवार्ड आया, गांधी जी इसके सख्त खिलाफ हो गए। गांधी जी जेल में इस समय, गांधी जी ने जेल के अंदर से भूख हड़ताल कर दी। और भूख हड़ताल ऐसी हो गई कि उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि बात जान पे आ गई। जब इस पे आ गई तो अंबेडकर जी ने उनसे माफ़ी मांगी और पहुंचे उनके पास में और बोला
ठीक है, मैं नहीं चाहता कि भारत का एक इतना बड़ा नेता खो दें हम लोग। और अम्बेडकर जी को ये भी डर था कि मेरी वजह से अगर गांधी जी मर गए तो पूरी देश के अंदर लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे, है ना। तो ये गए उनके साथ में और इन्होंने यहाँ पे एक समझौता किया जिसको बोला जाता है पूना समझौता। पूना समझौता हुआ, पूना समझौता के अंदर इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और अब किसी भी तरीके से शेड्यूल कास्ट को कोई भी पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक। तो छोड़ो, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम पॉलिटी में आपको सर ने पढ़ाया होगा। और ये इतना अच्छा अधिनियम था, बेसिकली इसको एक अच्छा अधिनियम माना जाता है, जिसमें आगे चल के संविधान के अंदर हमने बहुत सारे प्रोविजंस को इसी से अडॉप्ट किया, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। भारत से वर्मा का पृथक्करण इस समय हो गया। अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी इस समय, जिसमें जवाहरलाल नेहरू एज अ मेंबर पहुंचे थे इसको अटेंड करने। अम्बेडकर गांधी के बीच पूना संधि पर हस्ताक्षर, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ठीक है। यह है लॉर्ड वेलिंगटन का समयकाल, जो कि 1936 तक ये होता है। यह है दांडी यात्रा, प्रॉपर तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते समय गांधी जी दांडी यात्रा करते थे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में डिफरेंसेस दिए हुए, इन दोनों आंदोलन में डिफरेंसेस क्या क्या थे और हर चीज के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन है, ठीक है। पूरे डिटेल डिस्कशन में हम लोग को नहीं जाना है, प्रीलिम्स की ही बात हो रही है। भारत सरकार अधिनियम, उसके डिटेल में दी गई हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद देख लो लॉर्ड लिनलिथगो है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत के अंदर पहले आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन जैसे आज के समय में होता है। बेसिकली ये इलेक्शन वो इलेक्शन थे जिसमें सीएम चुना जाता था, किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री चुना जाता था। पहली बार ऐसे इलेक्शन भारत में, और ये सब कौन थे? भारतीय ही चुने जाते थे। तो भारत के अंदर इतने तो राइट हो ही गए, अब कम से कम भारतीयों को चुनाव में अधिकार मिल गया और भारत अब चुनाव लड़ सकते थे। इन्होंने जीता, कांग्रेस ज्यादातर जगहों पर जीत गई, ठीक है। कांग्रेस ज्यादातर चुनाव जीती। 37 से लेकर 39 तक में कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 39 में इस्तीफा इसलिए दे दिया गया क्योंकि 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया, और सेकंड में भारतीयों को जबरदस्ती खींच खींच के कहां भेजा जाने लगा? वॉर के अंदर। तो इस बात से कांग्रेस नाराज हुई और नाराज होकर उन्होंने क्या करा? हर जगह इस्तीफा दे दिया, पार्टी खत्म, ठीक है। मतलब हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे कहीं भी अगर इस तरीके से हमारा किसी भी तरीके से उपयोग किया जाएगा। 1939 में इसी दिन को मुस्लिम लीग ने उद्धार दिवस के फॉर्म में मनाया। मुस्लिम लीग तो नफरत करती है कांग्रेस से, कांग्रेस इस्तीफा देगी, मुस्लिम लीग सेलिब्रेट करेगी, तो इसको क्या करा उन्होंने? उद्धार दिवस के फॉर्म में इसको सेलिब्रेट किया गया। इनको ज्वाइन किया अम्बेडकर जी ने, अम्बेडकर जी ने भी सेलिब्रेट किया, बोले अच्छा है कांग्रेस से हमें आज़ादी मिल गई, क्योंकि कांग्रेस से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट अम्बेडकर जी के भी थे। अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी, सोच थी, उसके आधार पर कांग्रेस कार्य नहीं करती थी, ऐसा उनको लगा करता था। तो अम्बेडकर जी एक बहुत विद्वान और बहुत जो एक कह सकते हो आप एक इस लेवल के सोचने वाले व्यक्ति अगर कांग्रेस से मतभेद रख सकते हैं इस समय में, और कांग्रेस से मतभेद का एक ही कारण था उनका, और वो कारण यही था कि अगर आपको अपने कांग्रेस के पार्टी के अंतर्गत हर समुदाय को इक्वल वरीयता देनी है, तब तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो कानून की डिमांड कर रहे हो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर ना मुस्लिम चेहरे दिखते हैं, ना एससी के चेहरे दिखते हैं, ना एसटी के चेहरे दिखते हैं। ये सब कहाँ है? अगर आप सबके इक्वलिटी की बात करते हो तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही क्यों आप सदस्य बनाते हैं? इसका सिर्फ वकीलों को ही क्यों बनाते हैं? मध्यम वर्ग कहाँ है? तो अम्बेडकर जी की ये डिमांड कुछ हुआ करती थी। लेकिन कांग्रेस की भी विचारधारा इसमें कुछ अलग थी, उनको भी कुछ अलग लगता था। इनको वैचारिक मतभेद है, कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब अपने अपने वैचारिक मतभेद है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी 1939 के अंदर। लाहौर संकल्प लिया गया। लाहौर संकल्प का मतलब पाकिस्तान बनेगा, पहली बार आया ये। क्या आया? पाकिस्तान का निर्माण होगा, पाकिस्तान बनेगा। किसने ये डिमांड करी? मुस्लिम लीग ने, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग में ये डिमांड की गई। अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर, मैंने बताया था 1 अगस्त आया था, अभी 1917 में देखा था हमने, अब 1 अगस्त प्रस्ताव आया 40 में। इसमें इन्होंने क्या बोला? हम आपको अभी के अभी जो है भारत के अंदर आप हमारे यहाँ अभी सैनिक भेज दो, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हमारी सहायता कर दो, हम आपके लिए अच्छे कानून बनाएंगे, हम आपको अच्छे प्रस्ताव देंगे। भारतीयों ने नकार दिया। क्रिप्स मिशन दिया इन्होंने 1942 के अंदर। गांधी जी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक, उन्होंने बोला इसको पोस्ट डेटेड चेक, मतलब ऐसा चेक जिसकी अब डेट निकल चुकी है, आप हमको कुछ भी दे दो अब हमें एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ आज़ादी चाहिए। और ये कहते हुए गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन,
ठीक है, पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। ये कहते हुए सन 1939 में जो विश्व युद्ध था उसके ही अंतर्गत विश्व युद्ध भी चल रहा और यहाँ पर क्या शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन भारत के अंदर शुरू हो गया। ठीक है, ये है लॉर्ड लिनलिथगो का समय, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी वर्ल्ड वॉर कौन से वायसराय के दौरान चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकंड किसके समय में, लिनलिथगो के समय में यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कहां तक हो गया, 1943, 36 से 43 तक है वो। ठीक है, उसके बाद 43 से 47 तक लॉर्ड वेबल आते हैं। लॉर्ड वेबल के समय में जो जो चीजें होती हैं, जैसे CR फॉर्मूला, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, एक व्यक्ति थे गांधी जी के बहुत अच्छे समर्थक और फॉलोअर के फॉर्म में जाने जाते हैं। इन्होंने अपना एक फॉर्मूला रखा 1944 में, किसके सामने, मुस्लिम लीग के सामने। ये चाहते थे मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड छोड़ दे और भारत को ही आज़ाद करने के लिए साथ में हमारे आए और दोनों मिलकर कार्य करें। मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, नहीं माना। 1945 में आया वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, वेबल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर बेसिकली अगेन फिर क्या बोला गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलके आए। वेबल प्लान के अंदर बोला गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस अभी दे देते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब महारानी भी रहेंगी और संविधान भी बना लो, दोनों चीजें। तो भारतीय क्या बोल रहे थे, हमें नहीं चाहिए महारानी वरानी, अपनी महारानी अपने घर रखो, हमें क्या चाहिए, भारत का ही नेता चाहिए जो भारत को लीड करेगा। इस चीज को लेकर 45 में विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। जापान लास्ट टाइम में हिरोशिमा नागासाकी का अटैक हुआ और जापान ने विड्रॉ कर लिया, तब जाके ये ऑफिशियली समाप्त हुई, इन्हीं के समय में हुआ। 45 में INA का परीक्षण, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जिसको लीड कर रहे थे। ठीक है, 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ पूरी तरीके से, जिससे भारतीयों को आज़ादी में काफ़ी मदद मिली। 1946 में कैबिनेट मिशन, ये पढ़ा होगा आप लोग ने, संविधान के अंदर कैबिनेट मिशन बना और क्या बनी थी यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई थी, मतलब वो असेंबली जिसने आगे चल के संविधान बनाया। ठीक है, तो संविधान के अंदर आपने ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी। ठीक है, इसके प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया गया और यहाँ पे अब भारतीयों ने अपनी एक कमेटी बना ली, एक असेंबली बना ली, जिसके अंतर्गत क्या डिसाइड